आज का हमारा टॉपिक है बिहार में रेल परिवहन, बिहार में सड़क परिवहन, बिहार में वायु परिवहन और बिहार में जल परिवहन। यानी अपने बिहार के परिवहन व्यवस्था के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि पहले सड़क परिवहन की क्या दशा है। तो अपने बिहार के बारे में यदि हम बात करें सड़क परिवहन की, तो तीन तरह की सड़कें हमें देखने को मिलता है। एक तो नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच। तो नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है, अपने बिहार की बात हो रहा है यहाँ पर, तो अपने बिहार में कुल लंबाई है कितना, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितना है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 59 और 69 वर्ग किलोमीटर, 59 वर्ग किलोमीटर, 6969 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद करने में आसान रहेगा। 5969 वर्ग किलोमीटर, ये 59 है और ये इसे 10 अधिक 69, तो 5969 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रांतीय राजमार्ग, दूसरा क्या है, प्रांतीय राजमार्ग। तो प्रांतीय राजमार्ग की क्या स्थिति है, यानी स्टेट हाईवे एसएच, स्टेट हाईवे प्रांतीय राजमार्ग की क्या दशा है, कितनी लंबाई है। तो इसका लंबाई कम है इससे, यह है 3638 वर्ग किलोमीटर, 3638 वर्ग किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग, 3638 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग ये क्या होगा, 5969 वर्ग किलोमीटर, 5969 वर्ग किलोमीटर, 3638 वर्ग किलोमीटर। ऐसे आप याद रखेंगे तो आसानी होगा याद करने में, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। बाकी 5969 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब प्रांतीय राजमार्ग के बाद में हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग और मुख्य, यहाँ पर मुख्य जिला मार्ग या मुख्य जिला पथ बोलते हैं, मुख्य जिला पथ, मुख्य जिला पथ, इसको क्या बोलेंगे, एमडीआर, एमडीआर, मुख्य जिला, ये डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाएगा, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड यानी मुख्य जिला पथ। कितना है अपने बिहार में, इसकी लंबाई कितना है, तो सबसे अधिक 16,000, ये ज्यादा होगा, तो 16,181 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 16,181 वर्ग किलोमीटर, 16,181 वर्ग किलोमीटर, 16,181 वर्ग किलोमीटर मुख्य जिला पथ एमडीआर, एमडीआर यानी ये आप याद रखेंगे। अब ये तो हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की लंबाई कितना, 5969 वर्ग किलोमीटर, प्रांतीय राजमार्ग 3638 वर्ग किलोमीटर, मुख्य जिला पथ 16,181 वर्ग किलोमीटर। अगर हम देखें इससे आगे बढ़े कि कितने स्थान पर अपना बिहार है सड़क में, सड़क व्यवस्था में, सड़क की लंबाई में, तो सड़क की लंबाई में बिहार का स्थान क्या है, सड़क की लंबाई में यहां बात करेंगे, सड़क की लंबाई में, सड़क की लंबाई में बिहार का स्थान, बिहार का स्थान क्या है, भारत में इसका स्थान क्या है, तो आप याद रखेंगे 8वें स्थान पर है। ये सड़क की कुल लंबाई में 8वें स्थान पर है अपना बिहार। और यदि पूछा जाए कि पक्की सड़क के लंबाई में, तो ये पीछे चल जाएगा थोड़ा, 10वें स्थान पर है। पक्की सड़क के लंबाई
में बिहार का स्थान पक्की सड़क के लंबाई में बिहार का स्थान 10वां है। कौन सा है? 10वां। पक्की सड़क के लंबाई में आप लिख लेंगे बिहार का स्थान 10वां है, जबकि सड़क की लंबाई में अपने बिहार का स्थान 8वां है। आप याद रखिएगा ये 2024 में आया डाटा है, नया डाटा है, जो 2023-24 के बीच जितने सड़क हैं अभी उसके बारे में ये बताया गया है। तो ये नया डाटा ही याद रखना है आपको और यहीं से प्रश्न बनेगा बीपीएससी में। अब यहाँ पर हम देख लिए कि क्या सड़क की व्यवस्था है अपने बिहार में, लेकिन सबसे लंबा यदि पूछा जाए किस जिला में सड़क है, यानी जो नेशनल हाईवे की लंबाई किस जिले में सबसे अधिक है, नेशनल हाईवे की लंबाई किस जिले में सबसे अधिक है, किस जिले में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है और कितना अधिक है। तो आप याद रखेंगे पटना में कुल कितना है, 506 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 506 वर्ग किलोमीटर पटना में है। सबसे कम पूछा जाएगा नेशनल हाईवे की सबसे कम, ये डॉट डॉट दे देते हैं, आप लिख लीजिएगा, नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई कहाँ है। तो नेशनल हाईवे की यदि पूछे सबसे कम लंबाई कहाँ है तो क्या होगा, सबसे कम क्षेत्रफल जहां है, शिवहर सबसे छोटा जिला है, तो शिवहर में बस मात्र 22 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, 22 किलोमीटर स्क्वायर इसकी लंबाई है। शिवहर में 22 किलोमीटर स्क्वायर सबसे कम। अगर पूछे 1000 वर्ग किलोमीटर में बिहार में सड़क की लंबाई, यानी इसको क्या कहेंगे, 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई को हम बिहार के सड़क घनत्व बोलेंगे। तो बिहार में बिहार का सड़क घनत्व क्या है, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने सड़क की लंबाई है, यदि ये पूछे तो सड़क घनत्व आप याद रखेंगे, सड़क घनत्व को, कि सड़क घनत्व जो है बिहार में वो कितना है, तो लगभग ये जो प्रांतीय राजमार्ग है उसके आसपास 3167 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, सड़क घनत्व है। आप लिख लेंगे कि बिहार में सड़क घनत्व कितना है, 3167 वर्ग किलोमीटर, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई 3167 वर्ग किलोमीटर है। और ये सड़क घनत्व में पूरे भारत में बिहार का क्या स्थान है, सड़क घनत्व में यदि पूछा जाए तो पूरे भारत में सड़क घनत्व में बिहार का स्थान क्या है, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ तीसरे स्थान पर है बिहार, तीसरे स्थान पर है सड़क घनत्व में, तीसरा स्थान। कुल सड़क की लंबाई में 8वां स्थान और पक्की सड़क की लंबाई में 10वें स्थान पर अपना बिहार है। तो ये सड़क से संबंधित इतनी डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे और आशा है कि आपको समझ में आया होगा, सही ढंग से आप याद कर पाएंगे। हमने आसान तरीका बताया है याद करने का और आसानी से समझाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे रेल के बारे में कि रेल परिवहन जो है, तो सबसे पहले ट्रेन जो है अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों ने ही 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में मुंबई से थाने के बीच रेलवे परिवहन देखने को मिलता है। रेल पहली बार चलाया गया। उसके बाद में यदि पूछा जाए कि अपने बिहार में रेल पहली बार कब चला, क्योंकि हम बिहार का डाटा पढ़ रहे हैं और बिहार से ही प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर बिहार में सबसे पहले ट्रेन चलाया गया था, ये मान लेते हैं कि अपना बिहार है, ये मान लिए कि ये क्या है, ये बिहार हो गया। तो बिहार में पहली बार ट्रेन चलाया गया कब, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि पड़ता है हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। हावड़ा ये बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, और यहीं पर पड़ता है हावड़ा। और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर मुगल सराय। मुगल सराय स्टेशन है, मुगल सराय, दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है। तो ये हावड़ा से लेकर के मुगल सराय तक पहली बार
ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाया गया था पहली बार? तो 1862 ईस्वी में। भारत में 1853 में और बिहार में 1862 में हावड़ा से मुगल सराय तक ट्रेन पहली बार चलाई गई, जो अपने बिहार से होकर गया, यानी ये बिहार में पहली बार चलाया गया ट्रेन था। वैसे ये हावड़ा से लेकर मुगल सराय तक चलाया गया था, ये पूछा जा सकता है। अब ट्रेन के बारे में हम देखेंगे कि अपने भारत में यदि हम बात करें तो कुल 19 जोन है। कुल कितने जोन है? रेलवे जोन है 19 रेलवे जोन है, और 19 रेलवे जोन में से मात्र एक रेलवे जोन जो है, मात्र कितने? मात्र एक रेलवे जोन जो है अपने बिहार में पड़ता है। बिहार के यहाँ पर वैशाली के हाजीपुर में, वैशाली में पड़ता है हाजीपुर, यही जिला मुख्यालय है और वैशाली का, और हाजीपुर में ही ये रेलवे का मुख्यालय है एक बिहार में। तो ये कौन सा रेलवे है? पूर्वी रेलवे है कि पूर्व मध्य रेलवे है कि उत्तर पूर्व रेलवे है? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। दिल्ली में ये जो रेलवे का मुख्यालय है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में, सबसे उत्तर में ये दिल्ली है। तो दिल्ली में उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है, और सबसे दक्षिण में ये चेन्नई पड़ता है, सबसे नीचे चेन्नई। तो चेन्नई में दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। तो इसे ऐसे मिला देंगे और हम देखेंगे कि ये हो गया मध्य रेलवे, बीच में क्या हो गया? सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि पूर्वी रेलवे के मुख्यालय और मध्य रेलवे के मुख्यालय में जो रेलवे मुख्यालय स्थित है उसे हम पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य, और इधर से कहेंगे पश्चिम मध्य। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ही हाजीपुर में है। तो हमारे यहाँ पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, रेलवे का मुख्यालय पूर्व मध्य, यानी ECR ऐसे लिख सकते हैं, ईस्ट ECR इसको लिख सकते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। अच्छा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ दे तो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ दे तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? इलाहाबाद में। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ दे तो सिकंदराबाद में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, उत्तर मध्य का इलाहाबाद में, दक्षिण का चेन्नई में, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। अब यहीं पर एक है हम देखेंगे कि ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे जोन है, तो उसे ईस्ट, यहाँ पर उत्तर पूर्वी रेलवे जोन जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, तो यानी इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है वो हम देखेंगे, अभी हम रेलवे को बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है उसके बारे में हम देखेंगे कि उसका भी एक जो मंडल है वो यहाँ पर कटिहार में स्थित है। तो रेलवे मंडल कटिहार, ये जो कटिहार है एक रेलवे मंडल है, वो यहाँ पर ईस्ट जो फ्रंट जोन है ये स्थित है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट फ्रंटियर जोन, साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो SEFR आप याद रखेंगे, साउथ ईस्ट फ्रंटियर
रेलवे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है इसका ये SEFR, बाकी ये ECR का यहाँ पर जो है 3 ECR और ये हो जाएगा जो हमें देखने को मिलता है सोनपुर में एक है ECR ये भी, और एक है दानापुर में ECR यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे ये जो है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये केवल इतना याद रखना है आपको, ये सब ही छोड़ दीजिए, केवल इतना याद रखना है कि अपने बिहार में कुल कितने रेलवे मंडल हैं। तो मंडल पूछेगा, मंडल का नाम, तो एक हो जाएगा यहाँ पर ये सोनपुर का नाम आपने सुना होगा, सारण में पड़ता है सोनपुर, तो सोनपुर क्या होगा, सोनपुर जो है ये क्या है, सोनपुर क्या है, सोनपुर जो आप देखने को मिलता है यहाँ पर है सोनपुर, सारण में पड़ता है। और एक है दानापुर, ये हो गया दानापुर, इसको लिख लीजिए सोनपुर, दानापुर, और एक समस्तीपुर, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार, ये क्या लिखवा रहे हैं हम, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार, ये चार जो है ना रेल मंडल स्थित है बिहार में, रेल मंडल, ठीक है, रेल मंडल। और जैसा कि हमने बताया कि ये ECR जो है यानी पूर्व मध्य रेलवे का ये रेल मंडल है, तीनों पूर्व मध्य रेलवे का, ये तीनों ECR का यानी पूर्व मध्य रेलवे का रेल मंडल, ये तीनों क्या है, ECR का है, पूर्व मध्य रेलवे का। और ये जो है ना ये ईस्ट जो साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का है, ये साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का यहाँ पर है, ये वाला उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का है, एक कटिहार वाला उत्तर पूर्वी सीमांत, ये ECR नहीं है, ये उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का आता है, यानी ये आ जाएगा SEFR, इसे कहेंगे SE साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत ये आएगा, ये SEFR साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का, ये कटिहार जो रेल मंडल है ये साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत आता है, और ये ECR के तहत आता है समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर रेल मंडल, ये तीन रेल मंडल समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर ECR के तहत, और कटिहार जो है SEFR यानी साउथ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत आता है। ये आप इतना याद रखेंगे रेलवे के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, अपने बिहार में रेलवे के बारे में हमने इतना सब जान लिया। पहली बार रेल कब चलाई गई थी ये पूछा जा सकता है, तो कहां से कहां तक, हावड़ा से लेकर मुगल सराय तक पहली बार रेल चलाया गया था। रेल परिवहन के बाद में अब हम देखेंगे वायु परिवहन। अब हम किसकी बात करेंगे, वायु परिवहन। और वायु परिवहन में आपको याद रखना है 2016 में उड़े देश के आम नागरिक उड्डयन नीति कब अपनाया गया था, पूछा जा सकता है। नागरिक उड्डयन नीति भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, तो 2016 में नागरिक उड्डयन नीति, तो यहाँ पर लिख लेंगे नागरिक उड्डयन नीति कब अपनाया गया था, 2016 में उड़े देश के आम नागरिक, इसके तहत। तो नागरिक उड्डयन नीति। अब हम देखेंगे कि अपने बिहार में पहली बार जो हवाई जहाज है तो वो कब उड़ाया गया था, 1860 में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, इसे सुधार लीजिएगा, 1960 होगा, 1800 कहां से, 1960 में वायु परिवहन बिहार में कब आया, वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई बिहार में, 1960 में, यानी ये रेल परिवहन के बाद में। अब यहाँ पर हम देखेंगे वायु परिवहन में कि अपने बिहार में
जो यहाँ पर कहाँ कहाँ से उड़ान भर सकते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, हवाई अड्डा जो है अपने बिहार में 7 हवाई अड्डा है कुल, तो अंतरराष्ट्रीय 2 है। एक तो यहाँ गया में और एक है पटना में, यहाँ पड़ता है पटना, तो एक है पटना में, पटना में यहाँ पर आप देखेंगे पटना में है जो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये किस प्रकार का है, अंतरराष्ट्रीय प्रकार का, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में गया में है एक गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर है गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अंतरराष्ट्रीय प्रकार के बस 2 ही हैं। इसके बाद में हम बात करें घरेलू प्रकार की, तो एक आप याद रखिएगा कि कटिहार में रक्षा प्रकार के है, यहाँ पर एक कटिहार में है जो कि रक्षा प्रकार का केवल एक है हवाई अड्डा, किस प्रकार का, रक्षा प्रकार का हवाई अड्डा, बाकी सब घरेलू प्रकार का हवाई अड्डा। तो घरेलू वाला देख लेते हैं, यहाँ पर पड़ता है पूर्वी चंपारण। ये कौन सा क्षेत्र है, ये पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण ये वाला क्षेत्र जो बनाए हैं यहाँ पर, ये पूर्वी चंपारण है। तो पूर्वी चंपारण में रक्सौल हवाई अड्डा, रक्सौल हवाई अड्डा कहाँ है, पूर्वी चंपारण में स्थित है रक्सौल हवाई अड्डा। और वायु परिवहन जो है, वायु परिवहन यहाँ पर आप याद रखेंगे पूर्वी चंपारण में रक्सौल हवाई अड्डा, ये घरेलू प्रकार का है। किस प्रकार का, घरेलू प्रकार का, प्रकार इसका घरेलू है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं भागलपुर हवाई अड्डा, कौन सा है, यहाँ पर भागलपुर पड़ेगा, ये मधुबनी दरभंगा, भागलपुर तो यहाँ है, दरभंगा है, गलती हो गया, तो ये दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा, ये कौन सा है, दरभंगा हवाई अड्डा। आप ध्यान देंगे ये दरभंगा हवाई अड्डा, ये मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर पड़ता है, और ये दरभंगा डिवीजन कहलाता है। वहीं पर दरभंगा में दरभंगा हवाई अड्डा स्थित है। तो दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा में, पूर्वी चंपारण में रक्सौल हवाई अड्डा, दरभंगा में दरभंगा हवाई अड्डा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरभंगा के बाद में ये एक रक्षा प्रकार का यहाँ पर हवाई अड्डा बस पूर्णिया में है। कहाँ पर है, पूर्णिया में एकमात्र रक्षा प्रकार के हवाई अड्डा है, वो केवल और केवल पूर्णिया में है। यहाँ पर जो दरभंगा हवाई अड्डा, फिर एक हवाई अड्डा यहाँ भी है कटिहार में, ये पूर्णिया में आप याद रखेंगे रक्षा प्रकार का है, ये पूर्णिया में है, कटिहार यहाँ है। और कटिहार में हम देखेंगे कटिहार में ये भी घरेलू प्रकार का हवाई अड्डा है, कटिहार में एक हवाई अड्डा स्थित है। आप ध्यान देंगे कहाँ है ये हवाई अड्डा, कटिहार में है, कटिहार में एक हवाई अड्डा है। तो कटिहार और ये पूर्णिया वाला जो है, पूर्णिया में भी हवाई अड्डा है जो कि रक्षा प्रकार का है। कटिहार वाला घरेलू प्रकार का हवाई अड्डा है। कटिहार वाला कैसा हवाई अड्डा है, आप याद रखेंगे कि कटिहार में घरेलू प्रकार का हवाई अड्डा स्थित है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप याद रखेंगे कि कहां पर है। फिर से हम दोहरा देते हैं, पूर्वी चंपारण में रक्सौल हवाई अड्डा,
पूर्वी चंपारण, दरभंगा में दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा, और फिर पड़ता है रक्सौल हवाई अड्डा हो गया, दरभंगा हवाई अड्डा हो गया, और जोगबनी और जो मुजफ्फरपुर में घरेलू प्रकार का है, और चूनापुर हवाई अड्डा जो पूर्णिया में है रक्षा प्रकार का है। चूनापुर हवाई अड्डा, इसे लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा, रक्षा प्रकार का पूर्णिया में चूनापुर, या लिख ही देते हैं, तो चूनापुर हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है? ये पूर्णिया में स्थित है चूनापुर हवाई अड्डा जो रक्षा प्रकार का है। ये है जोगबनी, कटिहार में कौन सा है? जोगबनी, और मुजफ्फरपुर में भी है मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा। फिर से हम इसको लिख देते हैं, जो हवाई अड्डा है यहाँ पर लिख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय तो दो है, एक पटना में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक गया में है। तो पटना में है एपीजे अब्दुल कलाम, जो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहाँ पर यहाँ पर आप देखते हैं कि गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाकी आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है? ये रक्सौल हवाई अड्डा हो गया, ये कटिहार में जोगबनी, कटिहार में कौन सा है? कटिहार में यहाँ लिख देते हैं जोगबनी, जोगबनी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ है? कटिहार में स्थित है जोगबनी हवाई अड्डा। कटिहार में जोगबनी हवाई अड्डा, पूर्वी चंपारण में रक्सौल हवाई अड्डा और दरभंगा हवाई अड्डा, ये लगातार ही है, ये रक्सौल हवाई अड्डा, फिर दरभंगा हवाई अड्डा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कटिहार में स्थित है जोगबनी हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा। फिर ये रक्षा प्रकार का एक ही है चूनापुर हवाई अड्डा, ये चूनापुर हवाई अड्डा रक्षा प्रकार का है, चूनापुर हवाई अड्डा। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर ये पतुहा में है, मुजफ्फरपुर के पतुहा में स्थित है मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा। कुल लेकर के कितना? 7 होगा। तो आप देख लेंगे कि इसमें से 7 में से एक तो रक्षा प्रकार का है और 2 अंतरराष्ट्रीय प्रकार का है और 4 जो है वो घरेलू प्रकार का है। तो ये रक्सौल हवाई अड्डा घरेलू प्रकार का है, दरभंगा हवाई अड्डा घरेलू प्रकार का है, कटिहार में हम देखते हैं जोगबनी हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा कटिहार में, ये भी घरेलू प्रकार का है, जोगबनी हवाई अड्डा कटिहार में घरेलू प्रकार का है। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा भी घरेलू प्रकार का है जो मुजफ्फरपुर के पतुहा में है। अब इतने वायु परिवहन के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वायु परिवहन के बाद में हम अब जल परिवहन की बात करेंगे। आप याद रखेंगे कि रेल परिवहन में यदि पूछा जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो रेलवे में, रेल परिवहन में भारत का 8वां नंबर है। सड़क परिवहन में भी 8वां, सड़क के लंबाई में, हालांकि पक्की सड़क वाला तो 10 किलोमीटर 10वें स्थान पर हम लोग हो जाएंगे, लेकिन 8वें स्थान पर हमारा स्थान आता है। रेल परिवहन में हम लोग 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर? पूरे भारत में 8वें स्थान पर बिहार है, बिहार का नंबर आता है। और सड़क घनत्व में याद रखिएगा कि हम 3रे स्थान पर आते हैं, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर में यहाँ सड़क की लंबाई अधिक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जल परिवहन, जल परिवहन। तो आपको तो पता ही होगा कि हम लैंडलॉक्ड जो राज्य है हमारा, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, जिसे कहा जाता है भू आबद्ध क्षेत्र। तो हमारा बिहार जो है ये कैसा क्षेत्र है? ये बिहार हो गया। तो बिहार कैसा क्षेत्र है? ये भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी भू आबद्ध क्षेत्र है। तो इसीलिए यहाँ पर जल परिवहन, जहाँ समुद्र होता है, समुद्र के किनारे जो होता है राज्य, वहां पर होता है जल परिवहन, या फिर नदी के किनारे। तो यहाँ पर गंगा नदी बहती है और बक्सर से भागलपुर तक, यहाँ बक्सर से भागलपुर तक हमें क्या देखने को मिलता है? जल परिवहन देखने को मिलता है। और ये जल परिवहन जो है
वो इसकी हम देखेंगे कि स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000, 1 अक्टूबर 2000। डेट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2000, ये 2002 में 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर 2002 में ये पहली बार अपने यहाँ हम देखेंगे कि जो ये जल परिवहन है, ये अंतरराज्यीय जल परिवहन है, केवल बिहार में ही ये जल परिवहन नहीं है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो जल परिवहन है 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। कितना लंबाई है? कुल 1620 किलोमीटर लंबाई है। और 12 बरारी घाट से लेकर महादेवपुर घाट तक और मोकामा से बरौनी तक ये बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। तो बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। बिहार में इसके अलावा बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। एक है कहां से लेकर के? बरारी घाट से लेकर के महादेव घाट तक। बरारी घाट से महादेव घाट तक, बरारी घाट से कहां तक है? महादेव घाट तक। आप लिख सकते हैं 2 लघु जलमार्ग है बिहार में, एक बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी। दूसरा है मोकामा, कहां पड़ता है मोकामा? पटना में, यहाँ मोकामा। तो मोकामा से बरौनी, बरौनी बेगूसराय, यहाँ पटना के आगे बेगूसराय पड़ता है, ये पटना हो गया, ये बेगूसराय। तो बेगूसराय के बरौनी तक, ये बरौनी तक। तो ये मोकामा से बरौनी। दूसरा हो जाएगा पटना के मोकामा से बरौनी। लेकिन ये जो है ना, ये लघु जल मार्ग है। बरारी घाट से महादेव घाट तक और मोकामा से जो बरौनी तक है, ये पटना से बेगूसराय या मोकामा से बरौनी तक जो है, ये तो लघु जल मार्ग है। लेकिन हम बात करेंगे, जैसे हमने नेशनल हाईवे देखा, वैसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जलमार्ग होता है। और जलमार्ग जो होता है, तो जलमार्ग वही बात करेंगे कि अपने बिहार में बताइए कौन सा जलमार्ग है। तो आपको याद होगा कि जलमार्ग संख्या जो 1 है, ये गुजरता है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो जलमार्ग संख्या 1, ये वाला जो हमने बताया बक्सर से भागलपुर, ये किसका भाग है? ये जलमार्ग संख्या 1, ये यहाँ से यहाँ इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से शुरू होता है। ये इलाहाबाद से शुरू होता है और 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है और ये पहुंच जाता है कहां पर? यहाँ पर हल्दिया। हल्दिया कहाँ स्थित है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इलाहाबाद से हल्दिया, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये है जलमार्ग संख्या 1। जलमार्ग संख्या 1 ये कहलाएगा जलमार्ग संख्या 1। इसे नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे होता है, वैसे ही ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो मात्र एक राष्ट्रीय जलमार्ग, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, NW इसे लिखते हैं, NW1। तो इस तरह से नेशनल जो हम देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है और 1620 किलोमीटर लंबा है। 1 अक्टूबर, कब इसकी स्थापना हुई थी? ये इसकी स्थापना के डेट को भी आप याद रखेंगे। तो कब इसकी स्थापना हुई थी, यदि ये पूछा जाए कि कब इसकी
स्थापना हुई थी। तो ये भी डेट आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अपने बिहार में हम ये सब देख लिए कि वायु परिवहन, जल परिवहन, बस यहीं से कुछ आपसे प्रश्न आएगा और प्रश्न पूछा जाता है। अब देख लेते हैं कि कितने विद्युत संयंत्र हैं अपने बिहार में, कौन कौन से विद्युत संयंत्र हैं। तो विद्युत संयंत्र, या फिर पूछा जाएगा कि अपने बिहार में जो हम देखते हैं कि जो बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन, तो जल से कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है अभी। तो जल से कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, जल से कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, जल से बिजली, यानी जो हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने बिहार में आज के डेट में जल से बिजली का जो उत्पादन किया जा रहा है वह 54.3 किलोवाट, ये 54.3 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। तो आप याद रखेंगे कि जल से बिजली का उत्पादन अभी इतना बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए जो हम देखते हैं कि एक तो है इधर से जो उत्तर से आती है कोसी नदी, तो कोसी जल विद्युत केंद्र से सबसे अधिक होता है बिजली का उत्पादन। ये कोसी जल विद्युत केंद्र से सबसे अधिक बिजली का उत्पादन होता है। कितना? कोसी जल विद्युत केंद्र से बिजली का उत्पादन होता है, आप याद रखेंगे यहाँ पर कोसी जल विद्युत केंद्र से 19.2 मेगावाट का, ये मेगावाट में है, ये भी मेगावाट में होगा, मेगावाट में ही हम देखेंगे। तो ये इतना मेगावाट जो है 54.3 मेगावाट, 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कुल करके सब जोड़ जाड़ के ये 54.3 मेगावाट होगा। लेकिन कोसी जल विद्युत केंद्र से अकेले 19.2 मेगावाट सबसे अधिक है। और कोसी जल विद्युत केंद्र के बारे में आप देखेंगे कि इसके बाद में फिर सबसे अधिक तो पूर्वी गंडक, आप लिखेंगे पूर्वी गंडक जो है यहाँ पर जल विद्युत केंद्र है, जल विद्युत केंद्र, पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना। तो पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि सोन नदी है, तो सोन नदी से भी इसमें दो नहरें निकाली गई है। तो आप लिखेंगे पूर्वी सोन नहर से 3.3 मेगावाट और पश्चिमी सोन नहर से अत्यधिक है 6.6। पश्चिमी सोन नहर से कितना बिजली का उत्पादन होता है? 6.6 मेगावाट। 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन पश्चिमी सोन नहर से होता है। अब यहाँ पर रोहतास में आप कई देखेंगे एक त्रिवेणी नहर है, तो त्रिवेणी नहर से भी आप याद रखेंगे त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर से कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है? 3 मेगावाट का उत्पादन होता है त्रिवेणी नहर। ये कहाँ है? तो ये आप देखेंगे गंडक जो नदी है वहीं से निकाली गई है पूर्वी त्रिवेणी नहर, वह 3 मेगावाट का। और ये जो है पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना, इससे भी 15 मेगावाट। पूर्वी गंडक नहर पर ये भी 15 मेगावाट का बिजली का उत्पादन, और त्रिवेणी नहर से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन। और त्रिवेणी और पूर्वी गंडक ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में।
सोन, जो पूर्वी सोन पश्चिमी सोन पूछेगा तो पूर्वी सोन याद रखिएगा। पूर्वी सोन कहाँ है? ये औरंगाबाद में है। ये पूर्वी सोन जो है औरंगाबाद। और सोन नदी के पश्चिम में कौन सा है? तो आप देखेंगे रोहतास है। तो यहाँ पर पूर्वी सोन वाला औरंगाबाद होगा, ये पूर्वी सोन वाला, ये पूर्वी सोन का है। पूर्वी सोन का 3.3 मेगावाट ये औरंगाबाद में है। और पश्चिमी सोन नहर पर जो बिजली घर बनाया गया है तो वो पश्चिमी सोन नहर वाला आप याद रखेंगे रोहतास में है। ये कहाँ है? रोहतास में। पश्चिमी सोन नहर परियोजना ये रोहतास में है। त्रिवेणी नहर ये 3 मेगावाट का, ये पश्चिमी चंपारण में। और पूर्वी गंडक नहर परियोजना ये भी पश्चिमी चंपारण में। कोसी जल विद्युत केंद्र ये कहाँ है? ये सुपौल में है। कोसी जल विद्युत केंद्र ये सुपौल में स्थित है। सुपौल में स्थित है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। अब हम कुछ छोटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जल विद्युत परियोजना है ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना, ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना। तो अब हम लघु जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ढेलाबाग, जयनगरा, नासिरीगंज और सेबारी। ढेलाबाग, जयनगरा, नासिरीगंज और सेबारी। आगे देखेंगे ढेलाबाग, जयनगरा, नासिरीगंज और सेबारी। तो ढेलाबाग ये लघु जल विद्युत परियोजना है। ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो ढेलाबाग, नासिरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना। फिर वैसे ही ये पहला हो गया ढेलाबाग, दूसरा हो गया नासिरीगंज, ये लघु जल विद्युत परियोजना है। तीसरा हो गया यहाँ पर सेबारी जल विद्युत परियोजना। और ये कितने मेगावाट का है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये 1 मेगावाट का है। ये कितने मेगावाट का है? चाहे वह ढेलाबाग परियोजना हो रोहतास में, ये सब कहाँ स्थित है? रोहतास में स्थित है। और चारों 1 मेगावाट का है। ये सभी 1 मेगावाट का, चारों ही 1 मेगावाट का है। इससे भी एक ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना से 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नासिरीगंज जल विद्युत परियोजना से 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। सेबारी से भी 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वैसे ही आप लिखेंगे आगे लिखिए। सेबारी के बाद में जो है जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना, जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना, जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना ये भी रोहतास में है। जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना। ढेलाबाग, नासिरीगंज, सेबारी, जयनगरा। ढेलाबाग, नासिरीगंज, सेबारी, जयनगरा कहाँ है? रोहतास में। और ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना लघु है, लघु जल विद्युत परियोजना 1 मेगावाट। नासिरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना से 1 मेगावाट। सेबारी लघु जल विद्युत परियोजना से 1 मेगावाट। जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना से भी 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद में ये तो 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अब हम देखेंगे कि जो अगनूर, बेलसार और अरवल में है अगनूर, बेलसार और अरवल लघु जल विद्युत परियोजना। अगनूर, बेलसार और अरवल लघु जल विद्युत परियोजना। यहां पर लिख देंगे अगनूर, बेलसार और अरवल। अगनूर जल विद्युत परियोजना, अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना, बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना, अरवल लघु जल विद्युत परियोजना। ये 1 मेगावाट का। और यहाँ से बिजली उत्पादन होता है। यहाँ भी 1 मेगावाट, यहाँ भी ये बेलसार से भी 1 मेगावाट, अगनूर से भी 1 मेगावाट, दोनों मिला के 2 मेगावाट। और ये अरवल से 0.5 मेगावाट। सबसे कम जो बिजली का उत्पादन होता है मेगावाट,
सबसे कम बिजली का उत्पादन होता है अरवल से 0.5 मेगावाट। बाकी हम देखेंगे कि इसके बाद में ये जो है कहाँ है, अरवल में। अगनूर, बेलसार, अरवल जल विद्युत परियोजना, ये तो याद ही रहेगा, अरवल में है 0.5 मेगावाट सबसे कम। लेकिन ये ए बी करके याद कर सकते हैं कि ये अरवल में है, ए और बी, अगनूर और बेलसार। अगनूर जल विद्युत परियोजना ये लघु जल विद्युत परियोजना है दोनों, क्योंकि 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है, अगनूर से भी बेलसार से भी। इसके बाद में आप याद रखेंगे सिरखिंडी, सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना, सिरखिंडी, ये रोहतास में है, 0.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना, सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना। सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना से कितना, ये रोहतास में है, रोहतास में है सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना। और सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना यहाँ से 0.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में, तो अधिकतर रोहतास में है, लेकिन 1 मेगावाट या उससे कम 0.7 मेगावाट सिरखिंडी तो सबसे कम है, 0.7 मेगावाट ये रोहतास का। और अरवल का सबसे ये 0.5 मेगावाट जो है अरवल लघु जल विद्युत परियोजना, ये सबसे कम है, आप याद रखेंगे। तो हमने देख लिया जल विद्युत परियोजना, और कुल मिलाकर के कितना 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 13 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम हमने देखे, तो कितने 13 जल विद्युत परियोजना, तो कुल 13 जल विद्युत परियोजना अभी चालू है, चालू हालत में है, जिससे 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कितना, अभी बिहार में 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है इसके द्वारा। लेकिन यदि पूछे कि अभी आने वाला समय में कितने निर्माणाधीन है, तो अभी 11 जल विद्युत परियोजनाएं, 11 जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। आप याद रखेंगे कितने जल विद्युत परियोजना अभी निर्माणाधीन है, 11, जो कि 9 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करेगा अगर वो बन जाएगा तो। लेकिन अभी बना नहीं है, अभी चालू हालत में नहीं है, अभी निर्माणाधीन है, मतलब उसका निर्माण अभी चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो निर्माणाधीन कितना है ये भी याद रखेंगे, निर्माणाधीन कितना है, तो आप याद रखेंगे कि 11 अभी बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है, 11 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है और उस पर काम अभी चल रहा है। अब आप याद रखेंगे कुछ विद्युत संयंत्र को, जैसे कि बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र, बक्सर ताप विद्युत संयंत्र, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना, सबको देखेंगे कहाँ स्थित है, अपने बिहार में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ताप विद्युत परियोजना को, तो पहले पटना में देखेंगे, पटना में कौन सा है, कांटी, यहाँ पर एक है कांटी ताप विद्युत परियोजना, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, नाम है इसका निगम लिमिटेड। तो कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सबसे उत्तर में, यहाँ मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। ये ताप विद्युत है। हमने अभी तक जल विद्युत को देख लिया, जल से जो बिजली का उत्पादन होता है। अब जो ताप विद्युत का कारखाना है कहाँ है, तो मुजफ्फर में कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दूसरा है बाढ़, पटना में है बाढ़, पटना कहाँ है, पटना में है बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र। इसका क्या नाम है पटना वाला का,
बाढ़, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र, संयंत्र। पटना वाला का क्या नाम है? बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र। आप याद रखेंगे, पटना में है बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, ये पटना में है। बक्सर में है, बक्सर के चौसा में, बक्सर के कहा? चौसा, चौसा में, बक्सर के चौसा में है। यहाँ पर चौसा से ही गंगा नदी प्रवेश करती है ना बिहार में, तो चौसा में स्थित है बक्सर, बक्सर ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना। बक्सर में है ताप विद्युत परियोजना, बक्सर में है ताप विद्युत परियोजना, चौसा में। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बेगूसराय के बरौनी में, ये क्या है? बरौनी कहाँ पड़ता है? बेगूसराय, बेगूसराय। तो बेगूसराय के बरौनी में, बेगूसराय के बरौनी में स्थित है बरौनी, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बरौनी ताप विद्युत संयंत्र बेगूसराय के बरौनी में, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र जो है ये बेगूसराय के बरौनी में स्थित है, बेगूसराय के बरौनी में स्थित है। अब यहाँ पर एक बांका में आप देखेंगे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, लिखते जाइए। यहाँ पर क्या होगा? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। ये ताप विद्युत केंद्र हम लिखवा रहे हैं कि अपने बिहार में कितने कुल ताप विद्युत केंद्र स्थित हैं। तो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? बांका, बांका में है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। और एक है नवीनगर, यहाँ विद्युत, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना, नवीनगर, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना। यहाँ पर नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद, ये कहाँ है? औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद में स्थित है नवीनगर ताप विद्युत परियोजना। तो आप देख सकते हैं उत्तर से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे। कांटी ताप विद्युत, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर में है, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। उसके बाद में बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना में है। तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, कुल कितने हुए? 6 जो है ताप विद्युत संयंत्र वो अपने बिहार में है। बिहार में 6 ताप विद्युत संयंत्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र कहाँ? पटना। बक्सर ताप विद्युत संयंत्र चौसा, ये तो याद हो ही जाएगा। नवीनगर ताप विद्युत जो है ये औरंगाबाद। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र बेगूसराय के बरौनी में। यहाँ मुंगेर किस लिए जाना जाता है? तो मुंगेर में आप याद रखेंगे कि बंदूक बनाने की फैक्ट्री पूछा जाए, बंदूक बनाने का कारखाना, तो वो मुंगेर में स्थित है। बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर में स्थित है। और यहीं पर तंबाकू बनाने का कारखाना भी स्थित है। दोनों जलाने वाला, बंदूक और तंबाकू, ये दोनों तबाह कर देता है इंसान को। और ये दोनों कहाँ स्थित है? ये मुंगेर में। मुंगेर में, यहाँ पर मुंगेर में बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं। मुंगेर में हम देखेंगे कि यहाँ पर एस्बेस्टस पाया जाता है। एस्बेस्टस क्या होता है कि अगर आग लगे कहीं पर, तो आपने देखा होगा कि जो आग में कूद करके लोगों की जान बचाते हैं, तो वो ऐसे कपड़े पहने होते हैं जो आग में जलता नहीं। तो वो कपड़े बनते कैसे हैं? जो आग में न जले ऐसे कपड़े कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? तो उन कपड़ों के एस्बेस्टस से बनता है। किससे? एस्बेस्टस जो होता है ये आग में जलता नहीं, इससे बने कपड़े।
तो ये जो है हम देखते हैं कि फ्रीडम फाइटर वो पहनते हैं इसके बने कपड़े। तो एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? यहीं पर मुंगेर में। मुंगेर में ही अस्लेट पाया जाता है। एस्बेस्टस और मुंगेर में ही अस्लेट पाया जाता है। मुंगेर में चीनी मिट्टी भी पाया जाता है। मुंगेर, बंका, भागलपुर यहाँ पर चीनी मिट्टी पाया जाता है। इधर हम देखेंगे तो चुन्ना पत्थर पाया जाता है कैमूर और रोहतास में। यहाँ पर कैमूर रोहतास के बाद में यहाँ पर जो हम देखेंगे औरंगाबाद पड़ता है, औरंगाबाद के बाद में गया पड़ता है। तो गया में हो गया गया, नवादा, फिर जमुई पड़ता है। तो जमुई सोना के लिए जाना जाता है। जमुई में क्या मिलता है? सोना। और ये गया जो है ये यहाँ पर वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। और पटना का फुलवारी शरीफ भी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हम देखेंगे कि रेशम के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। लेकिन अपने बिहार में आप याद रखेंगे कि 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। कौन से पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर टस्सर रेशम जो है वो पाया जाता है। टस्सर रेशम पाया जाता है। और कौन कौन से रेशम पाए जाते हैं अपने बिहार में, ये पूछा जा सकता है। तो हम ये भी देखेंगे कि जो रेशम है वो या फिर ये जो खनिज है, खनिज के बारे में भी, क्योंकि यहाँ पर एस्बेस्टस जो है जैसे हमने बताया यहाँ एस्बेस्टस पाया जाता है, वैसे ही बक्साइड भी पाया जाता है। कहाँ पर? मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी पर ही बक्साइड भी पाया जाता है। और पूछता है कि खड़गपुर की पहाड़ियां कहाँ है? क्यों? क्योंकि इसका महत्व है खनिज की दृष्टि से, तो वही पूछेगा जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मुंगेर में खनिज पदार्थ की दृष्टि से खड़गपुर की पहाड़ी काफी महत्वपूर्ण है। ये हो गया गया, हो गया नवादा, हो गया जमुई हो गया। तो गया, नवादा, जमुई में आप याद रखेंगे, गया, नवादा, जमुई में यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। क्या? यहाँ पर क्वार्टर्ज पाए जाते हैं, क्वार्टर्ज। और मुंगेर में क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। मुंगेर और इन इलाकों में क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। क्वार्टर्ज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। और रोहतास में एकमात्र ऐसा खनिज क्षेत्र है रोहतास, एकमात्र ऐसा खनिज क्षेत्र है रोहतास। ये कैमूर है ना, ये है रोहतास, यहाँ पर पड़ेगा रोहतास। तो हम देखेंगे कि कैमूर के बाद में आता है रोहतास। तो रोहतास में कौन कौन से हम देखेंगे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है पाइराइट। पूरे पाइराइट जो है वो बिहार में सबसे अधिक, पूरे भारत का लगभग यहाँ पर 90.5% ये, या हम कह सकते हैं कि 90% जो पाइराइट है वो बिहार में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर पाइराइट क्या पाया जाता है? पाइराइट कह सकते हैं कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जगह है बिहार जहां पर पाइराइट पाया जाता है। इसीलिए ये पाइराइट को आप याद रखेंगे कि यहाँ पर पाइराइट पाया जाता है। और बांका जिला में, यहाँ बांका जिला की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे गैलेना पाया जाता है। गैलेना एक धातु है, गैलेना। तो गैलेना भी कहाँ पाया जाता है? बांका में। गैलेना का प्रयोग आप देखे होंगे कि ये गैलेना का प्रयोग कहाँ होता है? अगर पेंट बनाना है तो पेंट उद्योग में, या हम देखेंगे कि अन्य जगहों पर भी गैलेना का प्रयोग बड़े मात्रा में किया जाता है। तो लगभग इतने सारे खनिज हमारे बिहार में मिल जाता है। तो पाइराइट को खास करके आपको याद रखना है कि अपने बिहार में पाइराइट पाया जाता है। एकमात्र बिहार ही ऐसा क्षेत्र है जहां पाइराइट पाया जाता है। और यहाँ खड़गपुर के पहाड़ी में आप याद रखेंगे कि यहाँ से अस्लेट मिलता है। यहाँ से और क्या मिलता है? मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में अस्लेट, बक्साइड, अस्लेट, बक्साइड। और बक्साइड के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर मतलब क्वार्टर्ज भी पाया जाता है, क्वार्टर्ज भी पाया जाता है। अस्लेट, बक्साइड, क्वार्टर्ज, ये सभी क्षेत्र हो गया। अगर पूछा जाए कि सोरा कहाँ कहाँ मिलता है तो ये मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, सारण का क्षेत्र, पूर्णिया, यहाँ पर जो है ना सोरा बेगूसराय में भी ये क्षेत्र जो है सोरा मिलता है। सोरा क्या होता है? सोरा, तो सोडा होता है, इससे गोला बारूद बनाया जाता है, बारूद बनता है। अंग्रेज इसका खूब प्रयोग करते थे, यहीं से सोडा भी मिल जाता था अंग्रेजों को। और वो राज करने के लिए
वो यहाँ से सोडा ले जाते थे, गोला बारूद बनाते थे और उसी से शासन करते थे फिर बिहार पर या अन्य क्षेत्रों पर। तो एक तरह से हम देखेंगे सोडा हो गया, अफीम हो गया, अफीम के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। तो आप याद रखेंगे चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर पटना में, मुजफ्फरपुर और पटना में आपको चमड़ा उद्योग भी देखने को मिल जाएगा। तो वस्त्र, सूती वस्त्र का उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, चीनी मिट्टी का ये क्षेत्र हमने बताया ही। तो अपना बिहार कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में खनिज नहीं मिलता है और सारा खनिज झारखंड में चला गया। अभी कुछ भाग, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अपने बिहार में भी अभी खनिज पदार्थ पाया जाता है।